हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमारा फिजिक्स का सेट नंबर 3 का एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया था और आज हम उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सेट नंबर तीसरे का लेक्चर नंबर 2। और हमने केमिस्ट्री के 4 सेटों को कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ से लगातार फिजिक्स की तैयारी बेटा चलेगी यहाँ से। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए YouTube पर लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, जिसके अंदर आप लोगों के अनसॉल्व पेपर तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, चाहे केमिस्ट्री से संदर्भ में चाहे फिजिक्स के संदर्भ में, उनका बेटा हम लाइव क्लास में आप लोगों को एक तरफ से रिवीजन कराएंगे। तो चलते हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के का तक कंप्लीट कर लिए थे, आज करने वाले 3 के खा को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ख क्या कहता है। 3 का ख क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत। देखो क्या है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत। देखो जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है वह अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है, 2 निकट रखी कुंडलियों में से किसी भी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन करने पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। जिसे हम क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। तो आपसे पूछा जाए बेटा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर। इसमें क्या होगा, 2 पास कुंडलियां होंगी और एक कुंडली में आप धारा को निवेश करोगे तो दूसरी कुंडली से बेटा धारा क्या होगी, निर्गत होगी। क्लियर। चलो लिखते हैं इसके बारे में। लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें निकट स्थित 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन करने पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर? इस घटना को हम क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
अब आपसे पूछा गया बेटा दो हानियां बतानी है। कितनी हानियां बतानी है? दो हानियां बतानी है। पहली है बेटा लौह हानि। लौह हानि, लौह हानि क्या है बेटा? लौह हानि हमारी जो प्लेटें हैं, जो क्रोड है बेटा किसकी बनी होती है? लोहे की। तो इन प्लेटों के बीच भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और भंवर धारा के कारण जो हमारी ऊर्जा है वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है? क्षय होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लौह हानि बोलेंगे। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है, जिसे लौह हानि कहते हैं। ठीक है। दूसरी बेटा सेकंड है, वह है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या है? जो ट्रांसफार्मर की क्रोड में चुंबकन और विचुंबकन के कारण जो ऊष्मा की हानि होती है उसे हम क्या बोलेंगे? शैथिल्य हानि। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर की क्रोड में चुंबकन व विचुंबकन के कारण जो ऊष्मा क्षय होती है, इसे शैथिल्य हानि कहते हैं। क्लियर? नोट करेंगे बेटा इस क्वेश्चंस को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। यदि प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 अंश हो तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर चित्र आपको दे रखा है बेटा, ये एंगल आपको चित्र में 45 अंश और यहां पर एक किरण है वो बेटा दे रखी है आपको ये 90 अंश की। और ये बेटा माध्यम कौन है? सघन माध्यम। लेकिन क्रांतिक कोण में सघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहां जाती है? विरल माध्यम में। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वह किसके बराबर हो जाता है? समकोण के बराबर। तो इसकी निर्गत किरण को बेटा ले जाना है। तो निर्गत किरण बेटा इससे पीछे की ओर इधर ये किरण रही बेटा निर्गत किरण। कितने एंगल पे है? 45 अंश पे। अब देखो ये किरण बेटा बिल्कुल जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है? अपवर्तन कोण। लेकिन इसका अपवर्तन कोण बेटा कितने अंश का हो जा रहा है? 90। और ये घटना किसमें होती है? क्रांतिक कोण के अंदर। क्लियर? अब हमसे पूछा है बेटा क्रांतिक कोण सीधे रखा है 45 अंश का, क्रांतिक कोण 45 अंश, और अपवर्तनांक पूछा है। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c, और c की जगह बेटा हम कितना लगाएंगे? 45। तो n बराबर 1/sin 45। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब √2 को ऊपर भेज देंगे तो यहां पर n बराबर √2 हो जाएगा और √2 का वैल्यू होता है 1.414। यानी अपवर्तनांक बेटा कितना निकलेगा? 1.414। क्वेश्चन नंबर 3 के गा को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का घ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा क्या है? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है? देखो विद्युत फ्लक्स क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ मान लो,
वैद्युत क्षेत्र में है। वो कहां पर है? वैद्युत क्षेत्र में। और वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होंगी। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ मान लो, और उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो किस वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो लिखेंगे परिभाषा वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे बेटा, लिखो। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब डॉट हटाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। जब वेक्टर हटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा? कॉस। क्लियर? यहां से इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका यह मात्रक हो जाएगा। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। वैद्युत फ्लक्स बेटा कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का घ नोट करेंगे। इसके बाद बेटा खंड द और क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का क्वेश्चन है। किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 व I2 तीव्रता की 2 तरंगें संचरित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की जो तीव्रता है I1 प्लस I2 है। क्या तरंगें कला संबंध स्रोत हैं? नहीं, ये तरंगें बेटा कला संबंध स्रोत नहीं है। नहीं, क्यों? तरंगें कला संबंध स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा।
क्योंकि इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यतिकरण में ही प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, न्यूनतम। विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और विभिन्न बिंदुओं के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम। क्लियर। लेकिन बेटा यहां पर क्या है, और इनमें व्यतिकरण हो रहा है। यदि इनमें व्यतिकरण हो रहा है, यदि दोनों तरंगें कला संबंध स्रोत हैं, तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता की गणना करनी है। यदि तरंगें बेटा क्या है, तरंगें कला संबंध स्रोत हैं, तब I मैक्सिमम प्रकाश की अधिकतम तीव्रता I1 प्लस I2, अधिकतम के लिए प्लस और न्यूनतम के लिए बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस, यानी I1 माइनस के I2। तब प्रकाश की जो अधिकतम तीव्रता होगी I मैक्सिमम प्लस हो जाएगा और न्यूनतम मिनिमम के लिए चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के का को नोट करेंगे, उसके बाद 4 का ख समझाते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ख क्वेश्चन बोल रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद फिर हमें दे रखा है एक सवाल इसी से संबंध में। सबसे पहले बेटा हम इसके निष्कर्ष समझेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष। देखो यह बेटा क्या है, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की, तो उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण सोने की जो पन्नी होती है उसके आर पार निकल गए। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए और कुछ अल्फा बहुत ही कम अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए। इससे इन्होंने क्या निकाला कि कुछ अल्फा कण जो बेटा परमाणु के बेटा कैसे हो रहे हैं, आर पार निकल रहे हैं। कुछ अल्फा कण परमाणु के कैसे हो रहे हैं बेटा, आर पार निकल रहे हैं। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांशतः भाग कैसा है, खोखला गोला है। कैसा है, खोखला गोला है। कुछ अल्फा कण बेटा छोटे छोटे कोण बनाते हुए, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण तो धनावेशित होते हैं और ये बेटा छोटे छोटे कोण बनाते हुए बेटा विक्षेपित हो रहे हैं। मतलब इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अर्थात यहां पर इसके परमाणु के अंदर कोई धनावेशित वस्तु उपस्थित है। कोई क्या है बेटा, धनावेशित वस्तु है, जिसके कारण ये अल्फा कण बेटा क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहे हैं। कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण क्या हुए बेटा, 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हुए। इससे इन्होंने यह अनुमान लगाया, निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का समस्त धनावेश है, वह धनावेश उसके केंद्र पर एक ही स्थान पर क्या है, सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, जिसके कारण इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जिसे इन्होंने क्या बोला है, इसी को इन्होंने क्या बोला, नाभिक। अल्फा कण नाभिक के जितना नजदीक जाएगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर। तो ये बेटा मैंने इसके पॉइंटों को लिखा हुआ है, जो समझाया उसी के बारे में। अब इसके बाद सवाल करेंगे, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा अब देखो सवाल कह रहा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। बेटा गतिज ऊर्जा को बेटा जूल में बदलना है, तो 10 की पावर 2, 100 को लिख दिया 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाना है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से क्या कर दो, गुणा कर दो, जूल में बदल जाएगा। अर्थात 1.6 इंटू 19 में से 2 गए बेटा माइनस के 17। ये बेटा क्या निकलेगी, गतिज ऊर्जा बेटा जूल के अंदर। उसके बाद अल्फा कण
किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर है बेटा 70 पर द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट आ सकता है, यानी R पूछा है, दूरी पूछी भाई कितना निकट आ सकता है। तो यहां से K बराबर 1/4πε0 ZE इंटू में एक अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2E/R, यही R निकालना है। R को K की जगह, K को R की जगह, तो R बराबर इसका वैल्यू हम लगा दे रहे बेटा 9 गुणा 10⁹ Z परमाणु क्रमांक 70 है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये बेटा इस इलेक्ट्रॉन का मान लगाया हुआ है, इंटू में 2 और इंटू में फिर से इलेक्ट्रॉन है, फिर से मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बट्टे R को K की जगह भेज जाता, K को R की जगह, तो K यहां पर आ जाएगा। अब इस का भी वैल्यू लगा देंगे, देखो 9 इंटू 10�9 इंटू 70, 19 दूनी बेटा कितना हो जाएगा -38, उसके बाद 16 इंटू 16 यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू में 2 और बट्टे K का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻17, 1.6 से 1.6 कैंसिल, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से करना क्या है, R बराबर ये -10⁻⁻17 ऊपर जाके प्लस के 17, तो देखो यहां से 9 सत्ते 63 630 इंटू 9 सत्ते 63 630 हो गया। उसके बाद यहां से 16 इंटू में 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर बेटा -38 इंटू में -17 ऊपर जाके प्लस के 17, और यहां पर बेटा ये 10 की पावर अभी 9 और बचा हुआ है, तो यहां 10 की पावर 9 सत्ते 63 इंटू में 2 और 1.6, 2 इंटू 1.6 10 की पावर -38, उसके बाद 10 की पावर 9 और ये -17 ऊपर जाके प्लस के 17, देखो 2 से बेटा गुणा कर देंगे, 0 2 3 6 और 2 6 12 और इंटू में 1.6, 19 और 7 26, 19 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 26 और ये 38 है, तो बेटा कितना बचेगा -12, 38 -38 में से प्लस के 26 के -12। अब 16 का गुणा करेंगे, 16 से 96, 16 दूनी 32, 32 और 9 41 और 16 एकम 16 और 4 20, पर बेटा यहां पर ये 126 का गुणा किया, पर हमें बेटा एक 0 लगा हुआ लगा दो, इंटू 10 की पावर -12, एक अंक बाद दशमलव यहां लगा दो, 2 अंक दशमलव बेटा इधर किसका ले रहे हैं, तो यहां पर 20.16 इंटू 10 की पावर -10, ये बेटा आ जाएगा मीटर में, और 10 की पावर -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 का गुणा करोगे तो 20.16 एंगस्ट्रॉम, ये बेटा हमारी क्या निकलाएगी दूरी। नोट करेंगे बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए। क्या है गॉस की प्रमेय, मैंने बताया था बेटा, इस पिछले लेक्चर में भी बताया था, इससे पिछले सेट में भी। क्या है गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर, क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, लिखेंगे बेटा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय लिखेंगे बेटा, किसी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? अर्थात φE बराबर Q/ε0। ये बेटा हमारा कौन है? ये हमारी है गॉस की प्रमेय। और इसी की सहायता से बेटा हमें एक अनुप्रयोग करना है, वह है अनंत। अनुप्रयोग करेंगे बेटा अनंत आवेशित प्लेट चालक के कारण प्लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट क्या निकालनी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब समझते हैं, चादर बोले या प्लेट बोले बेटा, बात एक ही होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया बेटा एक अनंत लंबाई की बेटा लंबाई की बेटा क्या है? चालक प्लेट है। एक चालक प्लेट ले ली हमने बेटा, ये रही चालक प्लेट AB। एक चालक प्लेट है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिस पर बेटा क्या है? एक समान रूप से आवेश वितरित है। जब किसी चालक प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाए, किसी चालक प्लेट पर या किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे लिखेंगे? सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। ए हमारा यहाँ क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि बेटा इसको देखेंगे, ये हमारी चादर है। इस चादर में बेटा ये हमारी कौन है? ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी क्या है? लंबाई। और चादर के अंदर कौन होती है बेटा? लंबाई और चौड़ाई। अगर ऊंचाई ले आए तो बेटा वो बन जाता है आयतन। ठीक है, तो यहां से तो हम यहां से आवेश पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो Q बराबर सिग्मा इंटू में A। ये बेटा क्या हो जाएगा? इस पर आवेश। क्लियर? देखो अब क्या करना है, चूंकि गॉस की प्रमेय है बेटा, तो बंद पृष्ठ पर लागू होती है। गॉस की प्रमेय किस पर लागू होगी? बंद पृष्ठ पर लागू होगी। तो हमें एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण करना है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाए। तो बेटा इस पृष्ठ से मैंने मान लिया बेटा इस बेलन को बाहर कर दिया जाए, इस बेलन को निकाल दिया जाए, तो इस बेलन पर बेटा जहां से निकलेगा वहां से इस पर एक समान रूप से, वहां से बेटा इस पर क्या आ जाएंगे? एक समान रूप से आवेश आ जाएंगे। क्लियर? तो बेटा हम इसके लिए क्या करेंगे? एक गॉसियन बेलन की निर्माण करते हैं। गॉसियन बेलन की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्लियर? ये रहा हमारा गॉसियन बेलन, ये बेलन रहा। क्लियर? अब यहां पर देखो इस बेलन के बेटा कितने पृष्ठ होंगे? तो बेलन के बेटा 3। पहला, आप इस बेलन को बेटा आगे की ओर बढ़ा सकते हो, पहला पृष्ठ, पहली सतह। दूसरी सतह बेटा ये रही, एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई और तीसरी सतह बेटा ये रही। तो एक बेलन के अंदर बेटा कितनी सतह होती है? 3। सरफेस 1, ये सरफेस 1, ये वाली सरफेस 2 और ये वाली बेटा सरफेस नंबर 3। क्लियर? कितनी सरफेस हो गई? 3 सरफेस हो गई। अब चूंकि जब बेटा यहां पर प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो पृष्ठ से बाहर निकलेगा वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ से कौन बाहर निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स।
जब पृष्ठ पे बेटा पृष्ठ के भीतर आवेश उपस्थित है तो उसके कारण बाहर निकलता है वैद्युत फ्लक्स। अब चूंकि वैद्युत फ्लक्स कितनी सतह से बाहर निकलेगा, तो एक बेलन की 3 सतह होती हैं, 1, 2 और तीसरी सतह, तो 3 सतह से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। क्लियर। अब वैद्युत फ्लक्स इस बेलन से बेटा निकलेगा कितना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो पहले हम क्या करें, इसके पता कर लें कि छोटे छोटे हिस्सों में वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो इसके लिए हम अल्पांश यहां पर लेंगे। अब इस पृष्ठ को हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, तो इसकी बेटा दिशा इधर ले ली हमने। टोटल बेटा पृष्ठ का बेलन का जो क्षेत्रफल है वो a है, लेकिन बेटा हमने अल्पांश लिया है बेटा, इसलिए क्या लगा दिया dA। ऐसे बेटा इस बेलन को हम इधर बढ़ा सकते हैं, तो इधर भी बेटा हमने क्या ले लिया, अल्पांश भाग dA ले लिया इस पृष्ठ पर। और तीसरा बेटा हम लेंगे इस पृष्ठ पे इधर। अब आप बेटा इस बेलन से, इस पॉइंट से आप इस सतह को देखोगे ऊपर, या इस सतह से बेटा इस पॉइंट से आप ये वाली सतह देखोगे तो नीचे, तो ये सतह बेटा किधर दिखाई दे रही, ऊपर dA। ठीक है, तो ये हमने बेटा इस बेलन पर ले लिए अल्पांश भाग। अब करना क्या है, अब सुनो, इस पृष्ठ पे एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इसके कारण जब एक समान रूप से आवेश वितरित है तो इन पे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा किधर होगी, पृष्ठ से बाहर इधर या पृष्ठ से बाहर इधर। क्लियर। और बेलन हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा या तो बेटा इधर या इधर, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता या तो इधर या वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इधर। जब बेटा दोनों की दिशा, पृष्ठ की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा सेम है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0। इस ओर बेटा देखेंगे पृष्ठ भी इधर बढ़ रहा है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा भी इधर है, इनके बीच में भी थीटा बराबर कितना है, इनके बीच में भी थीटा बराबर 0। पर इधर देखो पृष्ठ बेटा ऊपर, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा इधर, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बेटा बन रहा है 90 अंश। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा, 90 अंश। क्लियर। क्योंकि बेलन इस तरीके से रखा हुआ है, बेलन इस तरीके से, ये वाला पृष्ठ वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा भी इधर, ये वाला पृष्ठ बाहर, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा बाहर। पर बेटा इस पॉइंट से देखेंगे पृष्ठ बेटा हमें ऊपर की ओर दिखाई देगा और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ये रही, तो इनके बीच में एंगल 90 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले सरफेस बंध से, सरफेस बंध के अल्पांश भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला होगा बेटा फाई E बराबर EA cos थीटा। पर बेटा अल्पांश भाग से निकलना है, यानी क्षेत्रफल बेटा अल्पांश, तो वैद्युत फ्लक्स भी बेटा कितना निकलेगा, अल्पांश। सरफेस बंध पे बेटा जो एंगल बन रहा है वो बेटा कितना बन रहा है, 0, तो यहां पर लगाएंगे E इंटू में DA cos 0, और cos 0 का मान बेटा 1 होता है, तो ये बेटा 1 हो जाएगा, अर्थात अल्पांश भाग पे पता लग जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो E इंटू में DA। सरफेस बंध के अल्पांश भाग से वैद्युत फ्लक्स इतना निकल रहा है। अब देखेंगे सरफेस 2 के अल्पांश भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश भाग से, अर्थात डी फाई E बराबर E इंटू में DA cos थीटा। तो यहां से देखें बेटा कितना निकलेगा, आप समझते हैं। देखो सरफेस 2 ये रहा, सरफेस 2 पे एंगल कितना बन रहा है, 0, तो यहां पर जब 0 लगाएंगे तो यहां से डी फाई E बराबर E इंटू में DA और cos 0, थीटा की बेटा कितना लगाएंगे, 0, सरफेस 2 पे भी 0 एंगल है। cos 0 का मान बेटा कितना होता है, 1, अर्थात डी फाई E बराबर E इंटू में DA। ये बेटा सरफेस 2 पे निकाल लिया कि वैद्युत फ्लक्स इतना निकल रहा, सरफेस 1 पे वैद्युत फ्लक्स इतना, सरफेस 2 पे वैद्युत फ्लक्स इतना। अब सरफेस 3 S3 के अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। सरफेस 3 पर बेटा एंगल कितना बन रहा है 90। तो यहां पर जब कॉस 90 थीटा बराबर कितना लगाएंगे 90 और कॉस 90 का बेटा वैल्यू कितना होता है 0। कॉस 90 0 और 0 का गुणा अगर इसमें करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0। तो हमने पता कर लिया कि सरफेस 1 सरफेस 2 और सरफेस 3 पर कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आपने बेटा जो सूक्ष्म खंड से वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, सूक्ष्म खंडों में वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, इनका बेटा क्या कर देंगे सरफेस 1 सरफेस 2 और सरफेस 3 का जो भी आपने वैद्युत फ्लक्स निकाला है इनका बेटा समाकलन करेंगे और समाकलन करके इन्हें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इन्हें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। सरफेस 1 2 3 ये जो समाकलन निकाले, ये जो सरफेस 1 2 3 इनसे जो अल्पांश भाग से वैद्युत फ्लक्स निकाला है इनका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अर्थात फाई ई बराबर सरफेस 1 पे डी फाई ई बराबर क्या निकाला ई इंटू में डी ए प्लस सरफेस 2 पर डी फाई बराबर क्या निकाला ई इंटू में डी ए पर सरफेस 3 पर वैद्युत फ्लक्स बेटा कितना है 0। ई इंटू में डी ए ई इंटू में डी ए बेटा कितना हो जाएगा 2 ई इंटू में डी ए। क्लियर। यहां तक बेटा नोट करिए तो उसके बाद आगे हल करा रहे हैं। नोट करो यहां तक। इसको बेटा ये जो है इसको हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है इसको इधर कर दे रहे हैं। अर्थात फाई ई बराबर 2 ई कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे। समाकलन होगा बेटा डी ए का और डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा ए। डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा ए। अर्थात 2 फाई ई तो यहां पर अर्थात बचेगा फाई ई बराबर 2 इंटू में ई और इंटू में डी के सापेक्ष ए का समाकलन बेटा क्या हो जाएगा ए। क्लियर। अब बेटा लगाएंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या पढ़ा गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई इंटू में ए। 2 ई इंटू में ए पर सिग्मा सॉरी आवेश क्यू बराबर क्या निकाला है सिग्मा इंटू में ए। चूंकि पता है Q बराबर क्या है सिग्मा इंटू में A तो यहां से Q का लगा देंगे वैल्यू। Q की जगह लगाएंगे सिग्मा इंटू में A बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू में A। तो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 ये भाग गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में तो E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन 2 ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में और यहां पर एप्सिलॉन नॉट और मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। इसका मात्रक होगा सॉरी न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। तो यहां से देखो 2 ये भाग गुणा में था दूसरी ओर जाके भाग में और ये भाग में है। ठीक है ये हमारा बेटा क्या है अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है तो नोट करें बेटा इस चीज को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का घ क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x अक्ष के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है बेटा अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होगी अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है पहला स्टेप। फिर इसी के अंदर बेटा दूसरा पूछा है ये बेटा जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं
वो किसके समांतर, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, वह विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके लंबवत होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती हैं। अगर मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसके लंबवत होगा बेटा कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो इसके लंबवत होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। यानी इनकी दिशा बेटा कैसी होती है, एक दूसरे की ये कैसी होती है, लंबवत। और इसमें बोला गया है कि अगर किसके, अगर बेटा एक्स अक्ष विद्युत चुंबकीय तरंगें एक्स अक्ष के समांतर हैं, मैंने मान लिया जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वह एक्स अक्ष पे हैं, यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो इसके लंबवत कौन होगा, इसके लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र, इसके लंबवत कौन होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये बेटा और तो ये बेटा कौन सा हो जाएगा, वाई अक्ष। तो जो तरंग संचरण की दिशा होगी वो बेटा किस दिशा में होगी, वो जेड अक्ष की दिशा में। यानी सेकंड स्टेप में बेटा हमसे क्या पूछा है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। तो यहां पर लिखेंगे बेटा तरंग संचरण की दिशा जेड अक्ष की दिशा में होगी, दिशा में होगी। क्लियर। एक्स अक्ष पे विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वाई अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, तो तरंग संचरण की दिशा जेड अक्ष पे। और एक दूसरे के बेटा ये कैसे होती है, लंबवत होती हैं, एक दूसरे के कैसे होंगी बेटा, ये लंबवत होती हैं। क्लियर। एक दूसरे के ये कैसे होंगे, लंबवत। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बेटा एक दूसरे कैसे होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है। ये बी नॉट, ये ई नॉट और ये ई नॉट और ये क्या हो जाएगा, बी नॉट, इस तरीके से। ठीक है। अब सुनो, उसके बाद बेटा यहां पर समीकरण एक सवाल दे रखा है, उस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिया है, क्या क्या डाटा दे रखा है, वो डाटा है, पहला दे रखा वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलम और आवृत्ति एफ, आवृत्ति को लिखेंगे बेटा एफ, एफ बराबर है 50 मेगा हर्ट्ज। और हमसे पूछा विद्युत क्षेत्र का समीकरण। देखो विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण होता है, विद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है वह होता है E बराबर E0 साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी। मात्रक इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर। यह होता है वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। अब बेटा इसे हल करना है। देखो सबसे पहले यहां पर अब बेटा इसको क्या करना है, हल करना है। देखो यहां पर जो आवृत्ति है वह मेगा हर्ट्ज में है, और जबकि आवृत्ति बेटा हर्ट्ज में होती है, तो मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर प्लस के 6 से। मेगा को चेंज करना है 10 की पावर प्लस के 6 से, बेटा क्या कर दो, गुणा कर दो, ये हर्ट्ज में निकल आएगा। ठीक है। अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। तो यहां से बेटा हम ओमेगा निकाल लेंगे। तो देखो 2 इंटू में पाई का वैल्यू 3.14 और एफ का वैल्यू बेटा 50 इंटू में 10 की पावर 6। अब देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 50 दूनी बेटा 100 हो जाएगा, तो यहां पर 3.14 इंटू में ये 50 दूनी 100, 100 को बेटा 100 इंटू 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 2 और 6 10 की पावर 8, तो 3.14 इंटू 10 की पावर 8 रेडियन प्रति सेकंड। ये बेटा हमने क्या निकाल ली, इसका ओमेगा निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया हमने, ओमेगा। क्लियर। अब यहां से बात करेंगे के बराबर होता है के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। पर चलो 2 पाई की तो कहानी पता हमें, पर लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा एफ बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। एफ बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर, क्योंकि आवृत्ति एफ बराबर क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपॉन एफ। सी का वैल्यू ये प्रकाश का वेग है, 3 गुणा 10 की पावर 8 वट्टे एफ बेटा जो आवृत्ति है 50 इंटू 10 की पावर 6।
50 इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगी बेटा। तो यहां से करना क्या है, अब यहां से लैम्डा बराबर तो 3 इंटू 10 की पावर 8, जे प्लस के 6 ऊपर जाके माइनस के 6 और बट्टे बेटा यहां हो जाएंगे 50, ठीक है। तो यहां से करना क्या है, माइनस के 6 प्लस के 8 में से माइनस के 6 गए तो बचेंगे प्लस के 2, प्लस के 2 का मतलब यहां पर बेटा कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 100, यानी प्लस के 2 या ऐसे कर लो 3 इंटू प्लस के 2 का मतलब बेटा 100 और बट्टे 50 और 50 दूनी 100। तो लैम्डा बराबर बेटा यहां से जो निकलेगा वह लैम्डा बराबर निकलेगा कितना, 3 दूनी 6। लैम्डा बराबर कितना निकला, 3 दूनी 6। ये बेटा हमारी आ गई मीटर में तरंगदैर्घ्य। क्लियर। तो अब यहां से बेटा हमने क्या निकाल लिया, इस लैम्डा का भी वैल्यू निकाल लिया। अब जो भी लगाना है वह इस समीकरण के अंदर लगाना है। तो समीकरण है E बराबर, समीकरण बेटा लिखेंगे इधर, E बराबर E0 साइन के बराबर लगा देंगे बेटा, तो या पूरा लिख रहे हैं अभी बेटा, के एक्स माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से अब वैल्यू लगाएंगे, E0 का वैल्यू बेटा कितना है, E0 हमारा 120 साइन के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से लगाएंगे 120 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा का वैल्यू बेटा 6 इंटू में एक्स, ओमेगा का वैल्यू बेटा 3.14। या एक काम कर रहे हैं बेटा, इसको मैं इधर हल कर दे रहा हूं, इसको मैं इधर हल कर दे रहा हूं, उधर थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं इधर हल कर दे रहा हूं। यहां से लगाएंगे E बराबर E0 120 साइन के की जगह बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू में एक्स, और ओमेगा का वैल्यू बेटा कितना है, ओमेगा का वैल्यू कहां निकाला, ये निकाला है 3.14 इंटू 10 की पावर 8 और इंटू में ये क्या है, टी है। क्लियर। और लैम्डा की जगह बेटा वैल्यू लगा दो, लैम्डा बराबर कितना निकाला है, लैम्डा बराबर 3 दूनी 6। तो लगा देंगे बस बेटा, हमारा आंसर है साइन 2 पाई अपॉन 6 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और आगे ज्यादा हल करना चाहो तो बेटा क्या कर देना, इसको 6 यहां पर बेटा 2 का भाग दे देना 6 में, यानी π/3 हो जाएगा। क्लियर। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए। देखो, यदि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है, प्रकाश की क्या करेंगे, आवृत्ति नियत रहती है तथा तीव्रता बदलती है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह भी क्या होगी बेटा, नियत रहेगी। क्या बताया, यदि आवृत्ति नियत है, तीव्रता बदल रही है, तो आवृत्ति नियत होने से जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, नियत रहेगी। लेकिन यदि आपने जो आपतित प्रकाश की तीव्रता को आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, आवृत्ति को आपने बदलना शुरू कर दिया, यानी आवृत्ति को बदलने का मतलब यदि आपने आवृत्ति को बढ़ाया तो प्रकाश विद्युत धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। क्लियर। लिखेंगे यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियत है तथा तीव्रता बदलती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। और यदि
आवृत्ति बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा भी उसी अनुपात में साथ साथ बढ़ेगी। क्लियर। आवृत्ति नियत, गतिज ऊर्जा भी नियत। आवृत्ति को बढ़ाया, प्रकाश विद्युत धारा भी उसी अनुपात में क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का नोट करेंगे।